हेलो एवरीवन। सो ईपीएफओ ईओए एंड आईपीएफसी रिवीजन थ्रो टेस्ट जो मॉड्यूल है उसमें अगर आप देखोगे तो आज हम लोग का टेस्ट 6 था। ठीक है, 6 टेस्ट हो गया। तो अगर आप देखोगे ओवरऑल तो हमारे पास 300 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए। ठीक है, 300 क्वेश्चंस होने के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसको मैंने बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में एक्सप्लेन किया है। बेसिकली मेरा मोटिव यही था इस क्वेश्चंस को लेके। देखो ये सारे क्वेश्चंस जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हैंड पिक्ड हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सीएसई, सीएपीएफ, ठीक है, एनडीए, सीडीएस, ठीक है, सीडीएस, ईपीएफओ, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो काफ़ी सिलेक्टेड और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको मैंने इसमें डाला है। जो इसको फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं इतना कहता हूं कि जब आप एग्जाम दोगे, अभी मान लो कि मैं इसको 25 टेस्ट के फॉर्म में रखा हूं, हो जाएगा, एक दिन में 2-2 टेस्ट भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि आप इसको अटेंड करते हो, इसको फॉलो करके जाते हो तो बहुत सारा एक आपको चेंज दिखेगा। इसके साथ साथ ये 20 डेज में हम लोग इक्वली एफर्ट लगाने वाले हैं फॉर द जो हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक्स है ईपीएफओ एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जो भी फॉलो कर रहे हो या टेस्ट नहीं दे पा रहे हो या टेस्ट एक्सप्लेनेशंस देख लेना। क्वेश्चंस वही हैं जो आपको, जहां पे आपको हर एक ऑप्शन जो होगा वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से आपके आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा टेक्स्ट नंबर 6 और टेस्ट नंबर 6 में हम लोगों ने टॉपिक रखा था। पहला तो आपको था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज आउटसाइड एंड इनसाइड इंडिया। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 2 होता था, एक तो आउटसाइड इंडिया होता था जैसे इंडिया हाउस, एंड इनसाइड इंडिया होता था जैसे एचएसआरए, एचआरए। ठीक है, इनसाइड इंडिया हो गया। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका जो नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था वो कैसा था। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ गांधी फ्रॉम 1915 से 1935, ये हमारा डे 6 का सिलेबस था फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद अगर आप देखोगे और जनरल साइंस में जो अब इस टेस्ट में बायो वाला सेगमेंट था। ठीक है, बायो वाले सेगमेंट में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रखा था जो क्लास 9th एंड क्लास 11th एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनसीईआरटी क्लास 9th एंड क्लास 11th के बुक में मिलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मॉडर्न ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया, केमिस्ट्री हमारा फिनिश हो गया, बायोलॉजी स्टार्ट हो गया, इसके बाद फिजिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। फिर हम लोग एंशिएंट मेडाइवल रख लेंगे, एंशिएंट मेडाइवल बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर इस तरीके से होगा। आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि इस टेस्ट को फॉलो करके आप टेस्ट के वीडियो के फॉर्मेट में सुन सको, 1.5 भी सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशंस बहुत ही डेप्थ में है, हर एक ऑप्शंस को देखो। लगभग मान लो कि टोटल अगर मान लो 10,000 आपके पास एमसीक्यूज हैं ऐसे एग्जाम्स के, उस 10,000 एमसीक्यूज में उस तरीके के क्वेश्चन को मान लो मैंने 5,000 क्वेश्चंस को फ्रेम किया। अब ये 5,000 क्वेश्चंस है या फिर मान लो कि 2,000 ही क्वेश्चंस है, लेकिन ये 2,000 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल 7,000 to 8,000 क्वेश्चंस को फिर से रोटेट करके ले ही आएगा। एक एक क्वेश्चन में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होगा, बहुत सारे ऑप्शंस को आप डील कर सकते हो। एक क्वेश्चन को सीख रहे हो मतलब 4-5 क्वेश्चन को सीख रहे हो। ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो और टेस्ट 7 आज शाम में ही हो जाएगा। टेस्ट 6 की जो सोल्यूशन होगी वो अभी अपलोड हो जाएगी। हेलो एवरीवन, तो डे 6 एनसीईआरटी या प्रीलिम सिंप्लीफाइड थ्रू एमसीक्यू बैच की आज क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। 6वें दिन में जो भी क्वेश्चंस दिया गया था उसमें आप लोगों ने जो भी टेस्ट दिए हैं उसके सॉल्यूशंस को डीपली डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग द क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द कांग्रेस वाज अ प्रोडक्ट ऑफ लॉर्ड डफरिन ब्रेन। मतलब लॉर्ड जो डफरिन थे, ठीक है, कांग्रेस जो है उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, और साथ में ही ये बताया गया कि इट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेविंग द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम डेंजर देन विद दैट ऑफ विनिंग पॉलिटिकल लिबर्टी टू इंडिया। मतलब एक तरीके से सेफ्टी वल्व का कंसेप्ट। आपको पता होगा कि एक मैगजीन आती थी यंग इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ की बात नहीं करेंगे अभी क्योंकि यंग इंडिया की बात कर लेंगे। यंग इंडिया इन 1916। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय, उन्होंने एक थ्योरी दिया था सेफ्टी वल्व थ्योरी। ठीक है, तो जो उनका यंग इंडिया पब्लिश हुआ 1916 में, तो लाला लाजपत राय जी ने सेफ्टी वल्व थ्योरी को बताया और उन्होंने जो मॉडरेट लीडर्स थे कांग्रेस के उन पर अटैक किया। साथ में उन्होंने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो एक प्रोडक्ट है
वो एक प्रोड्यूस है लॉर्ड डफरिन के ब्रेन का। वो ये भी बताते हैं कि जो कांग्रेस है वो स्टार्ट किया गया था, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश एम्पायर को जो डेंजर फेस कर सकते हैं वो लोकल सिविलियन से, एक्सट्रीमिस्ट से या रिवोल्यूशनरी से, उनसे बचाने का एक अच्छा सा तरीका है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था वो दिया गया था आपको लाला लाजपत राय के द्वारा। देखो जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ ना, इसमें एकदम बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आपको काफ़ी मदद करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि टेस्ट ज़रूर लगाया करो, टेस्ट देने से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आज का हम लोग का टॉपिक था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, मेकिंग ऑफ गांधी का इनिशिएशन एंड कुछ जनरल साइंस में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सेल वाले टॉपिक को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डुअल कंट्रोल। देखिए जब बात हो डुअल कंट्रोल की तब की बात हो रही है, डुअल कंट्रोल की। ठीक है, डुअल कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू मिलिट्री मेंबर्स एंड वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डुअल कंट्रोल ऑफ मिलिट्री मेंबर्स इन द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं डुअल कंट्रोल की, और वो भी डुअल कंट्रोल में डुअलिटी किसकी, तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये देखना है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन जिसको आप 5 स्टार दे सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्वेश्चन 1 ऑप्शन 1 कह रहा है मिलिट्री मेंबर्स वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कमांडर इन चीफ। तो जो मिलिट्री मेंबर्स थे वो आपको डायरेक्ट कंट्रोल में थे कमांडर इन चीफ के। ठीक है, तो ये हम लोग इसको रोकेंगे अभी, क्योंकि हम लोग इसमें भी समझ में, मान लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये ऑप्शन, ठीक है, तो आप कमांडर इन चीफ पे फंस सकते हो, तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इट लेड टू कर्जन किचनर्स कंट्रोवर्सी। तो देखो आप यहाँ से एक पॉइंट और निकल गया आपका, कर्जन और किचनर की जो कंट्रोवर्सी है वो निकल गया। अब हम लोग समझ लेंगे कॉन्टेक्स्ट में आखिर कर्जन और किचनर में क्या कंट्रोवर्सी था, जो कि रिजल्ट दिया किस तरीके का, रेजिग्नेशन ऑफ कर्जनर, रेजिग्नेशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, कर्जन का रेजिग्नेशन हुआ। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं। देखो अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट की बात करें तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो मिलिट्री मेंबर्स थे वो जो, देखो मिलिट्री मेंबर्स को दो भाग में बांट लो। एक तो उनका मिलिट्री एक्शन हो गया, देखो मिलिट्री जो मेंबर्स थे, एक तो उनका असाइनमेंट हो गया मिलिट्री परफॉर्मा का, और दूसरा क्या हो गया ना, ये वाइसराय के अंडर में होंगे और मिलिट्री मेंबर बिहेव करेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की तरह, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर की तरह। ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वाइसरॉय, ये ध्यान रखना है। और ये जो स्टेटमेंट था कि कमांडर इन चीफ होंगे उनके कंट्रोल में, ये तो नहीं होगा। इसी को कहते हैं हम लोग डुअल कंट्रोल, क्योंकि जो मिलिट्री थी, जो मिलिट्री मेंबर्स थे वो काउंसिल में भी थे मिलिट्री, और साथ साथ में ही काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में भी थे, और साथ साथ मिलिट्री फंक्शन तो था ही उनका। सेकंड की बात कर लेते हैं, वो करेक्ट है। किचनर जो हैं वो एक रिस्पेक्टेड जनरल थे ब्रिटेन में, और उन्होंने अपॉइंट किया था, उनको अपॉइंट किया गया था एज ए कमांडर इन चीफ। तो जो किचनर थे वो एज ए कमांडर इन चीफ उनको अपॉइंट किया गया था, और वही डिमांड किए थे कि पोस्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर जो होगा ना, जो पोस्ट ऑफ मिलिट्री मेंबर्स था इन डुअलिटी फॉर्म, उनको एबॉलिश किया जाए। तो किचनर बोलते थे इसको हटाओ, लेकिन कर्जन थे बहुत शैतान। ठीक है, कर्जन जो थे वो बहुत शैतान थे। कर्जन थोड़ा जिद्दी थे और थोड़े से बेकार किस्म के इंसान थे। ठीक है, तो वो इस चीज़ को माने नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन कर्जन एंड किचनर। जो कर्जन और किचनर की कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, उसी को कहते हैं हम लोग कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी, जो कि बाद में क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, कमांडर इन चीफ से लड़ोगे तो आपको अल्टीमेटली कर्जन ने रिजाइन कर दिया। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो करेक्ट है, अदरवाइज फर्स्ट रॉन्ग है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस कमीशन ऑफ 1902 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अगर हम लोग पुलिस कमीशन की बात करें 1902 वाली उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो कह रहा है इट वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर के एम्बिट में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए आपने पटना अगर गए होगे तो फ्रेजर रोड देखा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड कह रहा है इट इज़ रिकमेंडेड, हाँ
इट रिकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स को सीआईडी कहते हैं। हर एक प्रोविंस में आपको सीआईडी को सेटअप करना है। तो एक ये स्टेटमेंट हो गया, एक ये स्टेटमेंट हो गया। यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको समझना होगा पुलिस कमीशन की बात, किस तरीके से पुलिस कमीशन की बात चल रही है। देखो लॉर्ड कर्जन जो है ना, हालांकि लॉर्ड क्यों जोड़ते हैं पता नहीं, लेकिन लॉर्ड जो कर्जन है, ठीक है, उनको क्रेडिट दिया जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस। तो जब भी बात करें तो लॉर्ड कर्जन को पीक पे रखेगा। अब इसके अंदर में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का क्रेडिट इनको दिया जाता है। लेकिन जब इसको स्टैब्लिश करना था ना, कोई पुलिस कमीशन इनको स्टैब्लिश करना था, ठीक है, तो ये किया गया था, ये डायरेक्ट किए थे और ये किया गया था आपको सर एंड्रयू फ्रेजर। ये पार्ट तो था ही आपको डोमेस्टिक इंटेलिजेंस का, लेकिन ये डायरेक्टली किया गया था सर एंड्रयू फ्रेजर के एम्बेट में। तो पहला तो बिल्कुल सही हो गया। सेकंड क्या कह रहा है, जो सीआईडी की जो इन्वेस्टिगेशन, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट थी हर एक प्रोविंस में, ये भी रिकमेंड किया गया था इसके एम्बेट में। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, सीआईडी को इस्टेब्लिश किया गया, करने की बात की गई हर एक प्रोविंस में और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंटर में भी, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे किया गया था, दोनों करेक्ट हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर बात करें विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर रेफरेंस लेते हैं आईएनसी को, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ये देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कुड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजीज विद द प्रोमिनेंट लीडर्स इन आईएनसी। तो एसएन बैनर्जी जो थे वो अटेंड नहीं कर पाए थे फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। तो देखो सबसे पहले बात आई है फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला सेशन था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अटेंड किया गया था 72 डेलीगेट्स के द्वारा, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि कब किया गया था, सबको पता है, लेकिन फिर भी जान लो 72 डेलीगेट्स के द्वारा, ठीक है, 72 डेलीगेट्स के द्वारा किया गया था। और इसको प्रिसाइड किया गया था WC बैनर्जी के द्वारा, वोमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे वो अटेंड नहीं कर पाए थे फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, क्योंकि इसका रीज़न ये नहीं था कि उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजीज का, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं था। यहाँ से ये डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि ये पहला जो सेशन था आईएनसी का वो ये अटेंड इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको ये अटेंड करने गए थे, जो हेल्ड किया गया था 25 से 27 दिसंबर में 1885 को ही कोलकाता में, ठीक है ना। तो डेट क्लैश किया, एक तरफ इंडियन एसोसिएशन का चल रहा है, एक तरफ कांग्रेस सेटअप हुई, कांग्रेस का मीटिंग चलने वाला है। तो जो डेट क्लैश हुआ ना पहले सेशन का इंडियन नेशनल कांग्रेस का, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड हुआ था बॉम्बे में, तो ये दोनों इवेंट जो थे ना वो प्लान्ड तो थे लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं थे, ठीक है। ऑर्गेनाइजर्स जो थे वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए आपस में, तो ये बैनर्जी जी को प्रिवेंट किया कि वो अटेंड नहीं कर पाए बॉम्बे कांग्रेस, ठीक है ना, सेशन, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड कहता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता वाज रीनेम्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहते हैं ना, इसको फाउंड किया गया था कब, 1876 में। फिर से बोल दे रहा हूँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहते हैं, इसको फाउंड किया गया था 1876 में। किसके द्वारा किया गया था, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा, और साथ में थे आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को 72 सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, जर्नलिस्ट हो गए, लॉयर्स हो गए, वो आपस में मिलते हैं फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन के मीटिंग में। कहाँ पे, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। सो इंडियन नेशनल यूनियन को रिनेम किया गया था एज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन नेशनल यूनियन को किया गया था, ठीक है, एसोसिएशन को नहीं। तो हमारा ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। हमें खोजना है करेक्ट आंसर्स, तो ये दोनों तो हमारा रॉन्ग हो गया 1 and 2। चलिए तो ये पॉसिबल नहीं है, बाकी देख लेते हैं। कह रहा है लॉर्ड लिटन वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आईएनसी वॉज फाउंड। ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो गया, क्योंकि लॉर्ड डफरिन थे।
लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो अगर हम लोग और देख लें, चलिए लॉर्ड डफरिन हो गए, तो ये भी हो गया रॉन्ग। फोर्थ कह रहा है एओ ह्यूम वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, एब्सोल्युटली करेक्ट। एओ ह्यूम जो थे वो पहले लीडिंग, एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडिंग स्पिरिट थे जो फाउंड किए थे आईएनसी को। वो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस की तरह 22 साल तक सर्व किए थे इस पोस्ट को। ठीक है, तो फोर्थ ही ओनली हमारा करेक्ट है। तो जब फोर्थ करेक्ट है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, तो ओनली फोर, तो आंसर सी हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन 5 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया। मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश इंडिया, देखो ऐसे क्वेश्चंस मैं देखे नहीं थे तो मुझे यूनिक लगा तो मैंने इसको डाल दिया। तो देखो कह रहा है ब्रिटिशर्स इनकरेज द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू फुलफिल द सप्लाई गैप इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखो कभी भी ना एक बात हमेशा याद रखना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में प्रमोट नहीं किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड कह रहा है हेवी इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशंस वर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। पहला देखते हैं, ब्रिटिशर्स इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टील इंडस्ट्री इन ऑर्डर टू फुलफिल द सप्लाई गैप इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है हेवी इंडस्ट्रीज एंड पावर जनरेशन वेर नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड इन इंडिया। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे नेग्लेक्टेड दे रहा है, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जो कॉलोनियल फैक्टर था कुछ सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेज में, तो ये आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसको ना एक लो ले साइड में रखा था। कोर और हेवी इंडस्ट्री जो थे और पावर जनरेशन को काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया था, और कुछ रीजन्स थे जहाँ पे फेवर भी दिया गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द रीजन में इस चीज़ को काफ़ी नीचे रखा गया था। ठीक है, अगर हम लोग स्टेटमेंट 1 की बात करें, ब्रिटिश जो थे वो अलाउ नहीं करते थे इंडियन स्टील इंडस्ट्री को कि वो ग्रो करे। इंडस्ट्री जो था उनको फोर्स किया गया कि वो प्रोड्यूस करे हाई स्टैंडर्ड ऑफ स्टील फॉर ब्रिटिश यूज, ओनली फॉर ब्रिटिश यूज, और साथ साथ में उनको ये फोर्स किया गया कि वो लार्जर मार्केट को और जो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे लो क्वालिटी ऑफ स्टील को वो सप्लाई करें। अब इस तरीके की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी ब्रिटेन के द्वारा इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पे, इंडियन स्टील इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गया, और जो स्टील था इंडिया का वो ऑब्वियसली हैम्पर हुआ है स्टील की इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये तो पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है विद रेफरेंस टू द सिमिलर डेपुटेशन, सिमिलर डेपुटेशन की बात कर लें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है जो डेपुटेशन है वो लीड किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, जिन्ना जी की तो बात ही नहीं चल रही थी उस वक्त, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। कह रहा है द डेपुटेशन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। हाँ बिल्कुल, ये कह सकते हो कि जो डेपुटेशन था वो आपको डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। चलिए बात कर लेते हैं सिमिलर डेपुटेशन के बारे में। तो 1 अक्टूबर 1906 को एक डेपुटेशन होती है जहां 35 मुस्लिम लीडर्स मिलते हैं, 35 मुस्लिम लीडर्स मीट करते हैं। जो 35 मीट करते हैं उनमें उनको लीड कौन करते हैं, लेड किया जाता है आगा खान के द्वारा, आगा खान के द्वारा, ये ध्यान रखना है। और ये मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से शिमला में, मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से शिमला में। इसको ही कहा गया है सिमिलर डेपुटेशन। ठीक है, ये जो डेपुटेशन था उसमें 5 मेंबर्स थे आपको वेस्ट बंगाल से, और एकमात्र नवाब थे नवाब अली चौधरी ईस्ट बंगाल से और असम से कह सकते हो। जो एम था इस डेपुटेशन का वो सीधी सी बात थी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनको सिंपैथी गेन करनी थी जो ब्रिटिश राज है उनका, और साथ में ही अपने जो मैटर्स थे, अपने जो इंटरेस्ट थी कम्युनिटी की, उसको गेन करना था। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया पहला, तो आगा खान तो नहीं थे यहाँ पे, अली जिन्ना तो नहीं थे। सेकंड, द डेपुटेशन डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल, क्योंकि जो एम था डेपुटेशन का ना वो डिमांड करता है कि वो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स और उनके रिप्रेजेंटेशन को न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ दिया जाए। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कहने का मतलब हुआ नंबर में ज़्यादा होनी चाहिए वो, तो सेकंड तो करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है द डेलीगेशन फेल्ड टू गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि हाँ यहीं पे डिवाइड एंड रूल काम करेगा, डिवाइड एंड रूल काम करेगा, तो हम लोग इनको फेवर करते हैं। क्योंकि अगर जो भी डिमांड मांगा गया डेलीगेशंस के द्वारा, लॉर्ड मिंटो ने एक्सप्रेस किया अपना इनडायरेक्ट सपोर्ट, यहाँ पर डायरेक्ट सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, इनडायरेक्ट सपोर्ट एक्सप्रेस किया कि जो उनका प्रिंसिपल डिमांड था मुस्लिम लीडर्स का, जैसे इनंसिएशन ऑफ मेमोरेंडम जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है,
और साथ साथ में ही तो इसको देखोगे आप तो आगे चल के 1909 में मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के थ्रू इसको प्रोविजन बनाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट का फॉर मुस्लिम इंडिया। अगर इंपॉर्टेंट अगर हम लोग डिमांड्स की बात कर ले जो सिमिलर डेपुटेशन में रखा गया, सबसे पहला रखा गया एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम टू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, साथ साथ में मिलिट्री एंड जुडिशियरी में सफिशिएंट नंबर होना, कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उनको बार ना किया जाए, हायर पोस्ट के लिए भी उनको कंसिडर किया जाए, रिजर्वेशन होनी चाहिए सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स में मुस्लिम्स की इन द म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और साथ साथ में ही यूनिवर्सिटी सीनेट एंड सिंडिकेट में भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर ले तो मुस्लिम्स की बात की गई कि कैसे भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को बढ़ावा दिया जाए। इलेक्शन हो सफिशिएंट नंबर में मुस्लिम्स की, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बात करें, और साथ साथ में ही उनकी जो माइनॉरिटी है वो एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी बन के उभरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सूरत स्प्लिट, बात हो रही है हमारी सूरत स्प्लिट की। सूरत स्प्लिट मतलब 1907, ठीक है 1907, जहाँ पे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट्स अलग होते हैं। मॉडरेट्स की डिमांड नागपुर पे जाके सूरत पे अटकी थी, एक्सट्रीमिस्ट की अटकी थी नागपुर पे। हमें नागपुर में करना है। नागपुर में किन के साथ करना है, या तो तिलक को बैठा दो, ठीक है, या फिर लाला लाजपत राय को बैठा दो। बट इनका कुछ और लटका हुआ था, मतलब जो मॉडरेट्स थे वो कह रहे थे नहीं सूरत में होगा, और हम लोग नहीं मानेंगे कि लाला लाजपत राय या फिर तिलक जी को बैठाएंगे हम लोग प्रेसिडेंसी पे। जो सूरत स्प्लिट था उसमें ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। एक्सट्रीमिस्ट वेयर अगेंस्ट द बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो एक्सट्रीमिस्ट कभी भी अगेंस्ट नहीं थे बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मॉडरेट्स जो थे ना वो अगेंस्ट थे किसके, तो बॉयकट के, ठीक है ना, कि मतलब हमको इलेक्शन लड़ने दो, हमें अलग मत करो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन से या लेजिस्लेटिव काउंसिल से, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि मॉडरेट्स जो थे वो टोटली अपोज किए थे, टोटली अपोज्ड टू बाइकॉट ऑफ काउंसिल एंड एसोसिएशन, जैसे कि लॉकआउट्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गए। एक्सट्रीमिस्ट जो थे इनफैक्ट फेवर में थे कि वो बाइकआउट करें। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किया गया है, एक तो अगेंस्ट एंड बाइकआउट। तो यहाँ क्या होता है, डबल निगेशन लग गया। अब ना थोड़ा सा दिमाग आपका ट्रिक करेगा यहाँ पे, तो आप समझ लोगे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, तो इसमें गलत कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मॉडरेट्स वांटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1907 टू बी हेल्ड इन नागपुर। मॉडरेट्स क्यों चाहेंगे नागपुर में? नागपुर में तो आप देख लो तो तिलक जी थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटेड थे, तो यहाँ पे तो नहीं चाहेंगे मॉडरेट्स, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या था कि जो मॉडरेट्स थे वो इस सेशन को सूरत में चाहते थे। वो ये चाहते थे कि तिलक को कैसे भी प्रेसिडेंसी से एक्सक्लूड किया जाए, और जो उनके होस्ट होंगे, जैसे मान लो रासबिहारी घोष को वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट हो 1907 के कांग्रेस सेशन में, ठीक है। और उनका ये भी बोलना था कि जैसे अब ये लीडर हैं, नागपुर में अगर होती है तो नागपुर में अगर होगा तो फिर तिलक कैसे बन जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जाएगा ये, है ना, कि कोई भी होस्ट प्रोविंस के कोई लोग नहीं होने चाहिए सेशन में प्रेसिडेंट। साथ में ही रासबिहारी घोष को बनाने की बात कर रहे थे 1907 वाले कांग्रेस सेशन में। एक्सट्रीमिस्ट ये भी चाहते थे कि 1907 सेशन जो हेल्ड होने वाला था नागपुर में, सेंट्रल प्रोविंस में, वहाँ पे तिलक या लाजपत राय जी को एज ए प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल। एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि आप ना सेंट्रलाइज होकर कुछ नहीं कर पाओगे, आपको ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा, जो आपको मासेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मॉडरेट्स नहीं चाहते थे। मॉडरेट्स का कहना था कि नहीं, कुछ एडुकेटेड प्लस एलिट्स जो होंगे ना वो इस काम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वो एक्सटेंड करें बॉयकॉट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट टू रीजन्स आउटसाइड बंगाल। तो हमारा तीसरा करेक्ट है, तो यहाँ पे ओनली वन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करना है हमें, वो भी उसकी इम्पैक्ट को इंडिया पे देखना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तो 1914 से 1919 समझ लो। ब्रिटेन एलाइड किससे किया था? फ्रांस, रशिया, यूएसए, इटली एंड जापान। और जो जापान अगेंस्ट किसके? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड तुर्की, ठीक है। अब वन को स्टेटमेंट को देखते हैं। ये जो वॉर है वो बेनिफिट किया था इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को, एज देयर वाज एन इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया था, ये कहना है आपको ऑप्शन 1 का। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो वॉर हुआ था ना वो एक डिफरेंट
इम्पैक्ट को डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे लीव किया था। अगर हम लोग बात करें जो वैसे वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो काफ़ी रीच थे उनके लिए फॉर्च्यून क्रिएट किया था, और साथ में ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज भी हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि ब्रिटेन में आपको एक तरीके का क्राइसिस चल रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल गया ब्रिटेन में। तो इसका वजह क्या था? इकोनॉमिक क्राइसिस इन ब्रिटेन। ठीक है, उसके वजह से क्या हुआ, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया इंडिया में बढ़ गया। वो भी किनको फ़ायदा किया? तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फॉर्च्यून थे, उनको फ़ायदा किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने मैक्सिमम एडवांटेज लिया जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिला उसका। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द टैक्सेस ऑन इसेंशियल कमोडिटीज वेयर डिक्रीज टू ईज द हार्डशिप फेस्ड बाय द मासेस। देखो स्टेटमेंट 2 जो है ना वो इनकरेक्ट है। आखिर टैक्स घटा के वो क्या करेंगे? अपने रेवेन्यू को लॉस करवाएंगे। अपने रेवेन्यू को लॉस करेंगे तो कहाँ से उनको बेनिफिट मिल पाएगा? तो वो वॉर को फेड नहीं कर पाते ना। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो पुअर थे, पुअर क्लास ऑफ इंडियंस, तो उनके लिए जो वॉर था ना बहुत ही मिजरी लेके आया था, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हेवी टैक्सेशन लोगों पे लगाया गया, क्योंकि वॉर जो है वो डिमांड करता है बहुत सारी चीज़ों का। या तो एक चीज़ समझ लो, अगर वॉर में जा रहे हैं तो उनके लिए फूड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये सब की कमी हो जाती है। जो डेली चीज़ें हैं उनकी भी कमी हो जाती हैं। तो इसका रिजल्ट होता है कि बहुत सारे इंक्रीज देखे जाएंगे आपको प्राइसेस में। तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, थर्ड कह रहा है इट हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग अबाउट अ वेव ऑफ नेशनलिज्म अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, थर्ड कैसे करेक्ट है? जैसे इन हुआ वर्ल्ड वॉर का ना, तो देयर वॉज एक तरीके का सर्ज था नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ पे इंडिया में। और जो कुछ कॉलोनियल, जहाँ पे कॉलोनियल इनका जो प्रभाव था, जैसे एशिया और अफ्रीका हो गया, वहाँ पे भी नेशनलिज्म आया, क्योंकि इनको लग गया कि देखो कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो वीक होंगे और कहीं ना कहीं ये हमें ड्रेन करते हैं अपने वॉर की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आखिर इसका एक वजह भी था ना कि जैसे वर्कर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, ये ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फेस करने लगे थे। और जो बर्न प्राइसेस, जो हाई प्राइसेस हो रहा था, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे। सोल्जर्स जो थे वो रिटर्न हुए बैटलफील्ड से, जो बाहर गए हुए थे, बाहर में जाके लड़ रहे थे, उनको ने ये चीज़ एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरीके से जो बाहर के लोग हैं उनको किस तरीके से इज्जत मिलती है, जो बाहर के लोग हैं उनको किस तरीके से, इवन द रूरल जो बैकग्राउंड के लोग हैं फॉरेन्स में, वो भी उनके साथ भी अच्छे तरीके का ट्रीटमेंट होता है, बट नॉट इन इंडिया। ठीक है, तो उनको समझ में आया लिबर्टी का मतलब एक्चुअली क्या है, क्या चल रहा है वो, क्योंकि बाहर से आए थे। जो एडुकेटेड अर्बन क्लासेस थे वो भी फेस किया अनएम्प्लॉयमेंट को, तो अनएम्प्लॉयमेंट और सफरिंग्स एडुकेटेड अर्बन क्लास को भी मिला, तो वो भी एक तरीके से अवेयरनेस को समझे कि किस तरीके से हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2, मतलब 2 स्टेटमेंट हमारा इसमें से करेक्ट है ना। देखो ये सेगमेंट जो है ना क्वेश्चन को टफ करता है ना। अगर आप डाउट में रहोगे तो अगर आप जब तक 80% श्योर नहीं हो तब तक ऐसे क्वेश्चन को टिक मत करना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बर्लिन कमेटी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सा स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द बर्लिन कमेटी? चलिए देखो, क्वेश्चन को मैंने खुद सेलेक्ट किया है तो मुझे पता है ये क्वेश्चन किस लेवल तक जाएगा। जब भी बात बर्लिन कमेटी करेंगे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस तो समझते हैं। देखो जो पहला वर्ल्ड वॉर था ना, बर्लिन जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशनल हब बन जाता है इंडियन नेशनलिस्ट के लिए और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन जर्मनी बिफोर द वर्ल्ड वॉर 1 बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा। नहीं, बर्लिन कमेटी की बात कर ले इंडियन इंडिपेंडेंस की, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1915 में। तो आप कह सकते हो इन बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नॉट बिफोर और नॉट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है ना। 1915 में इस्टेब्लिश किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? एक तो थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, फिर थे लाला हरदयाल, और जो ये स्टेब्लिश किए थे ना उसको एक प्लान के एम्बेट में लाके किए थे, वो था आपको जिमेरमान प्लान।
आप मतलब लिख सकना तो लिख लेना, अदरवाइज मैं इसको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था वो एस्टेब्लिश किया गया था कि मेन एम था इसका कि किसी तरीके से इंडियन इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाएगा। तो पहला तो रॉन्ग हो गया हमारा स्टेटमेंट। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, चलिए। हाँ, सेकंड कह रहा है इट एम टू ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म्ड इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये एम करता है, देखो जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका एक ही मकसद था थ्रू द दिस बर्लिन कमिटी, सीधी सी बात थी कि जो रिवोल्यूशनरीज थे वो मोबिलाइज करेंगे इंडियन सेटलर्स को जो अब्रॉड में हैं, और साथ साथ में वॉल्टियर्स को भी, कि आप आर्म लो और आर्म मूवमेंट करो। ठीक है। और रिबेलियंस को इंसाइट करने का सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया। साथ में ही ऑर्गेनाइज कराए ये लोग एक आर्म्ड इन्वेजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि किसी तरीके से हम लोग करवाएंगे इसको और लिबरेट करेंगे कंट्री को अपने, है ना। तो मेन था कि आर्म इन्वेजन की भी बात चल रही थी, ठीक है, प्लस रिबेलियंस को इंसाइट करने के लिए भी। ठीक है, दूसरा करेक्ट है। थर्ड कह रहा है इट वर्क टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। देखो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जो कमिटी था ना जिसको मिशन, ये इस मिशन को बहुत जगह स्प्रे किया गया था। कहाँ कहाँ किया गया था, देखो इस्तांबुल, पर्शिया, बगदाद एंड काबुल, यहाँ पे इसको स्प्रे किया गया था। ठीक है ना। तो जो यहाँ पे स्प्रे किया गया, तो एक मिशन चलाया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के एम्बेट में, उनका साथ दिया गया था बरकतुल्ला एंड ओबैदुल्ला सिंधी के द्वारा काबुल में ही, और वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा 2 और 3 करेक्ट है। 2 और 3 मतलब 2 करेक्ट है, आंसर हमारा बी हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अब बात करते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। या क्वेश्चन लेने का मेरा मतलब यही था मकसद कि आपकी ये सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी केस खत्म हो जाए एक बार में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के बारे में। तो देखिए नासिक, अलीपुर, मेरठ और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को समझते हैं। सबसे पहले अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करें तो आपको पता होगा इसको मानिक टोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं या फिर मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। यहाँ पे कौन इन्वॉल्व थे, तो आपको घोष ब्रदर्स इन्वॉल्व थे, घोष ब्रदर्स इन्वॉल्व थे, पता होगा आपको, औरविंदो एंड बरिंद्र, औरविंदो एंड बरिंद्र घोष। ठीक है, ये दोनों इन्वॉल्व थे। बाद में इनको चार्ज किया गया था आपको कॉन्स्पिरेसी में कि वो वॉर वेज कर रहे हैं अगेंस्ट द किंग। तो बेसिकली इनको क्या होता है, पनिश किया जाता है और डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन CR दास, चितरंजन दास डिफेंड करते हैं औरविंदो को, औरविंदो को अक्यूट कर दिया जाता है जितने भी चार्जेस लगे थे उन पे, जबकि बरिंद्र घोष को जो था ना डेथ पेनल्टी को हटा के बाद में कम्यूट कर दिया जाता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे। ऐसे दांगे जो हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऐसे दांगे इससे रिलेटेड नहीं है, तो पहला इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि लीडर्स से पूछ रहा है किस केस से एसोसिएटेड थे। अगर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर लेते हैं, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, जब मित्र मेला अभिनव भारत के साथ मिलता है, मैं आपको बताता हूँ, मित्र मेला जब अभिनव भारत के साथ मिलता है 1904 वाले के साथ, अभिनव भारत को फाउंड किया गया था 1904 में, अभिनव भारत के साथ मिलता है नासिक पुणे में। तो नासिक, पुणे और बॉम्बे, ये 3 जगह ना बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी फेमस हो जाता है। ठीक है, ये 3 जगह। 1909 में क्या होता है, 1909 में एक थे AMT जैक्सन, जैक्सन याद रखिएगा, माइकल जैक्सन नहीं, AMT जैक्सन थे। ठीक है, ये जो AMT जैक्सन थे ना, वो कलेक्टर थे नासिक के। इनको मार दिया जाता है किनके द्वारा, अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े जी के द्वारा, इनके द्वारा ही मारा जाता है इनको। जब इनको इनके द्वारा मारा जाता है तो अब ये अनंत लक्ष्मण जो कन्हाड़े थे वो एक मेंबर थे अभिनव भारत के, इसी को कहते हैं हम लोग नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस की। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, यह जो केस है हुआ कब था, 1929 में। ठीक है, एक कोर्ट केस इनिशिएट किया गया था ब्रिटिश इंडिया में मार्च 1929 में, जो फाइनलाइज होता है 1933 में। बहुत सारे कम्युनिस्ट
लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग 3 इंग्लिश मैन को अरेस्ट किया जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। इंडियन रेलवे स्ट्राइक करने के लिए लोग प्लान कर रहे थे इसलिए, ठीक है। जो मेन चार्ज था वो फ्रेम होता है आपको ऐसे दांगी जी पे, शौकत उस्मानी पे, मुजफ्फर अहमद जी पे, ठीक है ना। साथ में 3 इंग्लिश मैन और थे, क्लियर है। तो खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चाकी नहीं होगा, ये तो किंग्सफोर्ड वाले में थे, मुजफ्फरपुर कांड में, ठीक है। तो ये तो कट गया, तो मेरठ ये भी नहीं होगा, रॉन्ग हो गया। चौथा देख लेते हैं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सीधी सी बात थी, लाला लाजपत राय की डेथ, ठीक है ना। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन की, तो भगत सिंह, सुखदेव और उनके एसोसिएट्स प्लॉट करते हैं कि एसेसिनेट करेंगे जेम्स ए स्कॉट को, इनको किल करना था, ठीक है, क्योंकि बदला लेना था लाला लाजपत राय की डेथ का। लेकिन होता क्या है ना कि ये लोग गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार देते हैं, और ये जो इंसिडेंट है इसी को हम लोग फेमसली लाहौर कॉन्स्पिरेसी कहते हैं 1929 की। तो इनसे रिलेटेड है ये भी। तो 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने 4 ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हंटर कमीशन की बात हो रही है। हंटर कमीशन 1919 वाली, मतलब ये रिलेटेड हो गया आपको जालियांवाला बाग मैस्करे से, ठीक है ना। तो हमारे स्टेटमेंट कंसिडर करना है। कह रहा है द सोल पर्पस वॉज टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द जालियांवाला बाग मैस्करे। द कमिटी डिड नॉट इंक्लूडेड एनी इंडियन एज ए मेंबर। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कमिटी थी ना वो बेसिकली इंक्लूड करती है, इंडियंस को इंक्लूड करती है लगभग, मतलब आपको 2 या 3, हाँ 3 ऐसे मेंबर रहे हैं जो इसमें इंक्लूडेड थे। वो जो 3 इंडियन थे वो आपको, एक तो चमनलाल हरिलाल सेतलवाड थे, फिर एक वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट थे, ये चमनलाल सेतलवाड जो थे वो। पंडित जगत नारायण थे जो लॉयर थे और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल थे यूनाइटेड प्रोविंस के। फिर तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान जो कि लॉयर थे ग्वालियर से। ये 3 थे इंडियन, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्या कह रहा है, द फाइनल रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी यूनानिमसली कंडेम्ड जनरल डायर एक्शन। देखो जनरल डायर के एक्शन को कभी भी कंडेम नहीं किया गया, ठीक है। इनको बाद में आराम से चुपचाप से भेज दिया गया इंग्लैंड, और कहा गया ये आराम से वहाँ पे रहे हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। एक मिनट, कह रहा है द रिपोर्ट कमिटी एनोनिमसली कंडेम्ड जनरल डायर। देखो किस तरीके से जो फाइनल रिपोर्ट आया ना, जो कि मार्च 1920 में रिलीज किया गया था, वो एक तरीके से सर्वसम्मति से सिर्फ कंडेम किया था, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जो मेन पर्पस था कि चीज़ों को पता करना कि किस तरीके से हुआ था, ये क्यों हुआ था, उस पर ये फोकस नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यूनानिमसली कंडेम किया गया था जनरल डायर के एक्शन को, लेकिन उन पे कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है आपको। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। फर्स्ट कह रहा है जो सोल पर्पस था इस इन्वेस्टिगेशन का, हंटर कमेटी का, वो जलियांवाला बाग मैस्करे ही था। देखो जो उसका पर्पस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं था, बट ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट द रिसेंट डिस्टर्बेंसेस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, इस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड कह रहा है, हाँ थर्ड कह रहा है, तो हमारा सिर्फ अभी तक स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है इट रिकमेंडेड द रिमूवल ऑफ डायर्स फ्रॉम हिज पोस्ट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ हमारा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो कमेटी होती है वो रिकमेंड नहीं करती है कि डायर को रिमूव करेंगे उनके पोस्ट से, वो उनको ही वॉज रिमूव्ड बिकॉज द ब्रिटिश कैबिनेट इसको डिसाइड करती है, इसलिए कमेटी डिसाइड नहीं करती, कैबिनेट डिसाइड करती है, इसलिए इनको रिमूव किया जाता है। चर्चिल जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि डायर जो है वो एक डेंजरस आदमी है और ये अलाउ नहीं किया सकता है इसको यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए, और डायर को वहाँ से डिसमिस करके उनको आर्मी काउंसिल में बुला लिया जाता है, और साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो इनको इंग्लैंड बुलाया जाता था, ठीक है ना। कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया था इनके अगेंस्ट में, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इनका जो पेमेंट था वो भी हाफ पे होता है, अब आर्मी पेंशन जो मिलना होता है वो मिलता ही रहता है इनको, ठीक है। चलिए, what was were the main reason behind Muslim League signing the लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916? लखनऊ पैक्ट साइन करने का मेन रीज़न क्या था, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर हम लोग बात करें
तो ब्रिटेन का रिफ्यूज़ल टू हेल्प टर्की इन बाल्कन्स वॉर। देखिए बाल्कन्स वॉर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें लखनऊ सेशन 1916 की, तो मुस्लिम लीग जो था एंड कांग्रेस साथ आती है और बात करते हैं कॉमन डिमांड्स पे गवर्नमेंट से। सबसे बड़ा मेजर रीजन की बात कर लेना तो ब्रिटेन का रिफ्यूज़ल, कि ब्रिटेन जो था वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हम तुर्की का हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तुर्की उस वक्त रूल कर किया आता है, तुर्की पे रूल कर रहे होते हैं खलीफा, जो क्लेम करते हैं खलीफा जो होते हैं तुर्की के, वो जो होते हैं ना वो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर होते हैं मुस्लिम्स के। तो इस वॉर में क्या होता है, यही वॉर ऑफ बाल्कन्स कहते हैं इसको, 1912 और 13 के टाइम में हुआ था ये। वहाँ पे अब जब वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ब्रिटेन तुर्की वालों को, तुर्की के जो खलीफा हैं वो रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड हैं मुस्लिम्स के, ये मानते हैं मुस्लिम्स लोग, तब यहाँ पे क्या होता है, मुस्लिम लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। ये पहला रीजन था और कोर रीजन था। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है द रिफ्यूज़ल ऑफ द ब्रिटिश टू सेट अप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विद पावर्स टू एफिलेट कॉलेजेस। देखो ये बात भी कुछ एक नॉर्मल रीजन मान के अब चलोगे तो ये भी था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि वो मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है कि वो पावर नहीं देगी कि आप एफिलिएट करो एक कॉलेज को ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है ना, लेकिन बाद में इसको माना जाता है। कब माना जाता है, 1920 के समय में इसको माना जाता है, लेकिन उस वक्त नहीं माना जाता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेट किया जाता है 1920 के वक्त में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है ड्यूरिंग द 1920 टाइम। ठीक है ना, तो ये करेक्ट, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है ये भी, क्योंकि इसकी वजह से भी वो नाराज़ होते हैं, क्योंकि शुरुआत में नहीं दिया जाता है इनको एफिलिएशन। अब देखो इनका भी था गोल कि कुछ सेल्फ गवर्नमेंट टाइप का होना चाहिए, मेरा खुद का अपना कुछ रिलीजन का ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये भी, और एक और रीज़न था सबसे बड़ा कि देखो जब बंगाल को डिवाइड करते हैं ना 1905 में, तब ना कुछ मुस्लिम्स काफ़ी खुश थे कि चलो हमारे लिए ईस्ट बंगाल मिल गया, या फिर इस तरीके से हमारा सेगमेंटेशन हो गया। लेकिन जब एनलमेंट होता है 1911 में, दिल्ली दरबार लगता है और एनलमेंट होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का, तो यहाँ पे ना कुछ मुस्लिम्स के सेक्शन होती है वो अनॉयड हो जाते हैं इन लोगों से। ठीक है, और ये जो सपोर्ट करते हैं पार्टीशन को वो अनॉय हो जाते हैं। तो हमारा तीनों स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वुमेन टुक एक्टिव पार्ट इन द प्रोसेशन एंड पिकेटिंग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम स्टेड अवे फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें, क्योंकि वुमेन लेती है एक्टिव पार्ट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और अपर एंड मिडिल क्लास जो मुस्लिम्स होते हैं वो स्टे करते हैं बाहर, अपने को अलग रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम्स थे जो पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कुछ नाम जान लीजिए। वो थे एक बैरिस्टर अब्दुल रसूल। ये नाम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लिमिटेड नाम है। ठीक है, फिर लियाकत हुसैन। ठीक है, और फिर अगर देखा तो मौलाना आज़ाद, ये सब पार्ट लेते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स जो मिडिल क्लास और अपर क्लास हैं वो अलग रखते हैं खुद को। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हितवादी, संजीवनी और बंगाली क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया गया था बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में, कि वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर सके गवर्नमेंट में। तो ना बंगाल पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट से रिलेट कीजिएगा, हितवादी, संजीवनी और बंगाली को। तो जो हितवादी होता है ना, वो एक बंगाली वीकली है, फाउंड किया गया था द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1891 में। ठीक है, 1891 में हितवादी को फाउंड किया जाता है द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अगर संजीवनी की बात करें तो कृष्ण कुमार मित्रा इनसे जुड़े हुए हैं, जिनको लॉन्च किया गया था, जो जर्नल संजीवनी था बंगाली लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था ईयर 1883 में। बंगाली की बात कर लेते हैं, जो बंगाली है उसको फाउंड किया गया था 1862 में गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, इंग्लिश लैंग्वेज में। बंगाली है बट इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। ठीक है ना, कहाँ पे किया गया था, कोलकाता में। लेकिन इसको बाद में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 1879 को ओवरटेक कर लिया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द मेन रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया। मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहला था कि डिससेटिस्फेक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। हाँ, मॉडरेट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाए थे उनके नज़र में। इनका मानना था कि मॉडरेट्स जो हैं वो फोकस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मेथड्स पे, और जबकि वो बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, बहुत कुछ अचीव नहीं किए,
जिनकी वजह से ये भी एक डिससेटिस्फेक्शन का कारण था, ठीक है ना। चलिए, सेकंड कह रहा है रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन। देखो ये भी करेक्ट है। रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन, एक बहुत ही शार्प रिएक्शन क्रिएट किया गया था इंडियन के माइंड में कर्जन के द्वारा, ठीक है ना। कर्जन ने रूल किया था 7 ईयर तक। जो कर्जन का 7 ईयर रूल था ना इंडिया में, वो कंप्लीट फुल ऑफ मिशंस था, कमीशंस एंड ओमिशंस। मिशन भी था, कमीशंस भी लाया गया था, ओमिशंस भी था, ठीक है। बेसिकली वो इंडिया को एज ए नेशन एक्सेप्ट ही नहीं करता था, ठीक है ना। और ख़ास करके इंडिया को, इंडियन नेशनलिस्ट को हमेशा इंसल्ट करते रहता था, और इंडिया का जो इंटेलिजेंसिया था उसको ये मानने की कोशिश करता ही नहीं, क्या बोलता था इंडिया इंडिया है ही नहीं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोनों। थर्ड कह रहा है रिएक्शन टू इंक्रीज वेस्टर्नाइजेशन। देखो ये भी करेक्ट है। जो अगर हम लोग बात करें वैसे लीडर्स जैसे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये जो नए नए लीडर्स आए ना, उन्होंने इस चीज़ को बताया कि देखो वेस्टर्नाइजेशन एंड जो सेंस्ड कॉलोनियल डिज़ाइन है ना, वो आपस में समर्ज्ड है, ठीक है ना। और ये इंडियन नेशनल आइडेंटिटी को ना काफ़ी हैम्पर कर रहा है, ठीक है। ये बात उनका कहना था। तो इसमें हमें मेन रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन इंडिया, तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू विनायक दामोदर सावरकर। वी.डी. सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वी.डी. सावरकर के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। ही फाउंडेड द इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे तो आपको रास बिहारी बोस का नाम याद आना चाहिए, रास बिहारी बोस, ठीक है। वी.डी. सावरकर की बात कर लेते हैं, वो फ्री इंडियन सोसाइटी को फाउंड करते हैं, और अभिनव भारत सोसाइटी को। तो अगर वी.डी. सावरकर की बात कर ले तो फ्री इंडियन सोसाइटी, फ्री इंडियन सोसाइटी, और साथ में ही अभिनव भारत, इसको फाउंड करते हैं, ठीक है। तो पहला रॉन्ग हो गया, करेक्ट पूछ रहा है तो पहला रॉन्ग हो गया। ही रोट हिज फेमस बुक 6 ग्लोरीज एपोज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन मराठी। देखो सेकंड जो है ना करेक्ट है, 6 ग्लोरियस एपोज ऑफ इंडियन लिखा गया था वी.डी. सावरकर जी के द्वारा, और ये लिखा कि किस लैंग्वेज में गया है, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे मान लो अ फ्यू ईयर्स उनके डेथ से पहले ये लिखा गया है 1966 में। 6 ग्लोरियस एपोज प्रोवाइड करता है किस तरीके से हिंदू लोगों ने रेसिस्टेंस किया इंडिया में इन्वेजन से, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, ही पार्टिसिपेटेड इन द स्वदेशी मूवमेंट। देखो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो ओनली एक तो ये करेक्ट हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया, और तीसरा भी करेक्ट है। तीसरा कैसे करेक्ट है, वो पार्टिसिपेट करते हैं स्वदेश, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं स्वदेशी मूवमेंट में। सावरकर वॉज ऑल्सो अगेंस्ट फॉरेन गुड्स एंड प्रोपगेटेड द आइडिया ऑफ स्वदेशी। 1905 में वो फॉरेन गुड्स को बर्न करते हैं दशहरा के वक्त में। दोनों 2-3 करेक्ट है, तो ओनली 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 पे। कह रहा है विथ रेफरेंस टू गांधीज रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। गांधी रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर 1, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द गांधी रिस्पॉन्स इन वर्ल्ड वॉर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है ही बिलीव दैट द जस्टिस वॉज ऑन द साइड ऑफ ब्रिटेन बट वॉज अगेंस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस। तो देखो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस के अगेंस्ट वो नहीं थे, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, ठीक है ना। ही सपोर्टेड द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिशर्स फॉर पार्टिसिपेशन इन द वॉर, इसको होल्ड करते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ही डिसाइडेड टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, मतलब जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, जहाँ ब्रिटेन बिजी था, ब्रिटेन ड्रेन कर रहा था इकोनॉमिकली, फिर उसके बाद पॉलिटिकली भी, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी बना के ब्रिटेन के अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट वॉर करते हैं कंट्री को फ्री करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, ये एकदम करेक्ट नहीं है, क्योंकि गांधी जी का ऐसा कोई विचार नहीं था। साथ में वो लॉन्च करते हैं एनसीएम को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू डाइवर्ट देयर अटेंशन फ्रॉम द वॉर, तो ये भी रॉन्ग है। देखो क्या होता है ना वर्ल्ड वॉर 1 में, जो जब ब्रिटिश थोड़ा वीक पड़ने लगता है, तो वो क्या करता है, जो उस वक्त के वाइसराय थे इंडिया के, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वो इनवाइट करते हैं बहुत सारे इंडियन लीडर्स को कि वो अटेंड करें वॉर के कॉन्फ्रेंस को। गांधी जी को भी इनवाइट किया जाता है। जब गांधी को इनवाइट किया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन को और जाते हैं दिल्ली। तो वाइसराय थे, वो बताते हैं गांधी जी को कि देखो हमें सपोर्ट चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। गांधी जी सपोर्ट कर देते हैं।
गवर्नमेंट के रिजोल्यूशन को और रिक्रूट करते हैं इंडियन सोल्जर को फ्रॉम इंडिया से, ठीक है ना। इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गांधी की वजह से लगभग 72,000 जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी लाइफ थ्रेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और साथ साथ में इनको कुछ किसान के द्वारा रिक्रूटमेंट एजेंट भी कहा गया है ना। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गांधी जी एक्टिवली फॉट फॉर द इंडियंस इन द साउथ अफ्रीका, ठीक है। ही रिटर्न टू इंडिया 1915। रॉलेट सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात समझो गांधी जी एक्टिवली लड़ते हैं इंडियंस के लिए साउथ अफ्रीका में 1906 से लेकर 1907 तक। महात्मा गांधी स्टार्ट करते सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस था इंडियंस के लिए, कंपलसरी। देखो सबसे ज़्यादा आपको यही ध्यान रखना है कि किस चीज़ के लिए लड़े थे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस मतलब कंपलसरी था कि अगर आप इंडियन हो तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड पासेस क्रिएट करना पड़ेगा फॉर इंडियंस, ठीक है। इसके लिए गांधी जी लड़े थे अफ्रीका में। 1910 में 1910 में वो अनाउंस करते हैं सत्याग्रह अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट इमिग्रेशन एंड रेस्ट्रिक्शंस इन नटाल जो साउथ अफ्रीका में था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न आते हैं इंडिया में साउथ अफ्रीका से, जिस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जनवरी में। जो तीसरा स्टेटमेंट है रॉलेट सत्याग्रह जो था वो पहला था, तो ये रॉन्ग है क्योंकि रॉलेट पहला नहीं था। रॉलेट जो स्टार्ट हुआ 1919 की बात हो रही है। चंपारण जो 1917 में हुआ था ना बिहार में, वो पहला था, ठीक है। तो 2 यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस वॉज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। देखो यहाँ ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें मेजर अपीयरेंस की, सबसे पहली जो मेजर अपीयरेंस थी, मेजर अपीयरेंस की बात हो रही है, महात्मा गांधी का पहला मेजर अपीयरेंस तो ये हुआ था आपको BHU की ओपनिंग में, मतलब ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो रही थी उस वक्त, और ये कब हुआ था, फरवरी 1916 में, ठीक है ना। और उसका इनॉग्रल फंक्शन था, उन्होंने एक अपनी पहली लाइफ की पहली पब्लिक स्पीच भी दी थी वहाँ पे जब वो रिटर्न होते हैं इंडिया में 1915 में, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। गांधी जी ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले एक अच्छा खासा टाइम ट्रैवल में बिताते हैं वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में जाके इधर उधर, क्योंकि उनको इंडिया के मास्टर्स से कनेक्ट होना था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मतलब बी। चलिए कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसको देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद persuaded महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स। नहीं, यहाँ पर ना तिनकटिया प्रणाली का एक सिस्टम था, तिनकटिया सिस्टम, ठीक है ना, मतलब 3 पार्ट ऑफ इकट्ठा, ठीक है। इसमें क्या होता था कि इंडिगो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये जो बुलाया गया था 1917 में, जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नहीं बुलाया गया था, एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके द्वारा इनको बुलाया गया था, ठीक है। और एक संत रावत थे जो मनी लैंडर थे, उनके द्वारा इनको बुलाया गया था, इनको परस्यूट किया गया था कि चलिए आपको चंपारण चलना होगा, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया हमारा, करेक्ट पूछ रहा है तो पहला यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है महात्मा गांधी वॉज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमीशन आफ्टर चंपारण सत्याग्रह। तो देखो चंपारण सत्याग्रह हुआ ना, उसके बाद एक एग्रेरियन कमेटी बनी थी, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जून 1917 को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कि इंक्वायरी कमेटी विद गांधी जी उनके मेंबर होते हैं, तो दूसरा करेक्ट है, तो ऑनली 2 हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 पे चलते हैं। फॉर होम एमंग द फॉलोइंग वाज द अहमदाबाद सत्याग्रह लॉन्च। तो अहमदाबाद सत्याग्रह किनकी वजह से लॉन्च हुआ था, मिल वर्कर्स की वजह से लॉन्च हुआ था। गांधी जी लॉन्च करते हैं अहमदाबाद सत्याग्रह की सपोर्ट करने के लिए मिल वर्कर्स को, जो कि स्ट्राइक लीड कर रहे थे अगेंस्ट द मिल ऑनर्स, जो उनको ढंग से वेज पे नहीं कर रहा था। जो वर्कर्स थे वो डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे थे ड्यू टू प्लेग और इन्फ्लेशन की वजह से। गांधी जी कहते हैं वर्कर्स को कि डिमांड करो एक 35% इंक्रीज इन वेजेज, और जो स्ट्राइक थी वो 21 दिन तक चलती है, ये बात ध्यान रखना है आपको। इसमें यूज़ किया गया था सत्याग्रह का। गांधी जी हंगर स्ट्राइक करते हैं, और ये इसकी वजह से जो मिल वर्कर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, और ये गांधी जी का पहला हंगर स्ट्राइक था इंडिया में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा था कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम
एक्सेप्टेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम इन द ईयर। अब कांग्रेस कब इसको एक्सेप्ट करती है? कांग्रेस करती है 1916 में, मिलता तो है 1909 में, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया था 1916 में बाय कांग्रेस। ठीक है, चलिए, और ये कब किया था? लखनऊ पैक्ट में किया था, लखनऊ पैक्ट में किया जाता है। और एक तरीके से देखोगे 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें आपको मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट प्लस मुस्लिम्स ये तीनों एक साथ मिलके आए थे। ठीक है, चलिए, कह रहा है विथ रेफरेंस टू द मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म होती है उसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो देखना है हमें। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, तो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर में ना दो सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया गया। एक तो आपको प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो कि डिवाइडेड किया गया दो लिस्ट में, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, तो जो प्रोविंशियल था उसमें दो सेगमेंट हुए, एक हुआ रिजर्व लिस्ट, एक हुआ ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था वो मोर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से ज़्यादा ब्रीफ था, आप कह सकते हो एक तरीके से। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इन द प्रोविंसेस डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, चलिए, सेकंड कह रहा है देयर वेयर इलेक्टेड मेजॉरिटीज इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। थर्ड कह रहा है ऑल प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेयर गिवन इन हैंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखो, जो तीसरा स्टेटमेंट है ना वो इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है? अगर हम लोग बात करें मॉन्ट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की, क्योंकि मॉन्ट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर में प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया दो लिस्ट में, एक रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट में। जो मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था वो मोर ब्रीफ था, जिसको हम लोग मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म कह सकते हैं। वो इंट्रोड्यूस किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट में कि वो सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ग्रेजुअली ब्रिटिश इंडिया में इंक्लूड करे। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस एक्ट के वो कौन कौन से थे? तो देखो, इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नाउ टू कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। फिर साथ में क्या था, जो प्रोविंसेस थे उनको वो फॉलो करेंगे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम और डायरकी को। तो प्रोविंसेस जो थे वो फॉलो करेंगे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम और डायरकी को, ये तो उनके अंदर में आता था। साथ साथ में ही जो साइज था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का वो इंक्रीज करके 70% कर दिया गया था उनके इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा, दैट इज ऑल प्रोविजन सब्जेक्ट्स वेयर गिवन इन हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। नहीं, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव था उसको इंक्रीज करके 70% कर दिया गया था उनके इलेक्टेड मेंबर्स के लिए, लेकिन सारा का सारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में नहीं दिया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था रॉलेट एक्ट वॉज पास टू। बेसिकली ये पास क्यों किया गया था? रॉलेट को लाया ही गया था टू कर्टेल द नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इसको ही ब्लॉक करने के लिए जो रॉलेट एक्ट था वो पास किया गया था कि किसी तरीके से कर्टेल किया जाए नेशनल एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पास किया रॉलेट एक्ट को मार्च 1919 में। ठीक है, यह जो एक्ट था वो अलाउ करता है पॉलिटिकल जो भी रिवॉल्यूशनरीज होंगे, ठीक है ना, वो किसी भी विदाउट किसी ज्यूरी के या फिर उनको डायरेक्टली बिना किसी इवन इन द केस ऑफ सस्पिशन आप उनको इम्प्रिजन कर सकते हो और बिना किसी ट्रायल के भी। ठीक है ना, ये अलाउ करता है इंडियंस को अरेस्ट कर सकते हो आप विदाउट वारंट, और सिर्फ सस्पिशन होगा कि ट्रीजन हो रहा है तो उनको आप सस्पेंड कर सकते हो, उनको आप एक तरीके से अरेस्ट कर सकते हो। यह जो एक्ट का जो मेन पर्पस था वही था कि जिस तरीके से नेशनलिज्म जिस तरह से ग्रो कर रहा था ना उसको रोकना था। नेशनलिज्म जो नेशनलिस्ट अपसर्ज था उस कंट्री में उसको रोकना था। ठीक है, चलिए, कह रहा है तो फॉलोइंग मूवमेंट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर। देखिए, ट्रूली नेशनल लीडर की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग बात करें तो देखो, बहुत सारे लोग ना चंपारण टिक कर देंगे, लेकिन चंपारण नहीं होगा। नेशनलिस्ट लीडर की बात करें तो रॉलेट सत्याग्रह की बात होगी। चंपारण जो था ना वो आपको लिमिटेड था, ये बिहार वाले रीजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड था, वो लिमिटेड रीजन था। लेकिन रॉलेट सत्याग्रह था, उससे उनको ट्रूली नेशनल लीडर के तौर पे सामने लाया गया। रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी को बनाता है एक ट्रूली नेशनल लीडर। ये पहला नेशन वाइड गांधीयन मूवमेंट था, स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा 24 फरवरी 1919 को बॉम्बे में। ठीक है, और ये कंट्री वाइड कैंपेन ये आवाहन करते हैं अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, और मास प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में होता है। फास्टिंग, प्रेयर और सीडीएम रखा आता है कुछ स्पेसिफिक लॉज के अगेंस्ट, जैसे कि अरेस्ट किया आता था वो वाले कंडीशंस में। ठीक है, चलिए, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन दे रखा है। असर्शन रविन्द्रनाथ टैगोर रिलिंक्विस्ड द नाइटहुड। ठीक है, चलिए, ही डिड सो टू सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो क्या वो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए अपनी नाइटहुड को गिव अप कर दिए थे? नहीं, यहाँ ए तो ट्रू है,
लेकिन आर फॉल्स है, तो हमारा ए ट्रू हो जाएगा, आर फॉल्स हो जाएगा। आर क्यों फॉल्स हो जाएगा? आर फॉल्स होने का सबसे बड़ा वजह यही है कि वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके लिए किए थे। ठीक है, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को गिव अवे कर दिया, मतलब दे दिया, सरकार को रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे जलियांवाला बाग मैस्कर से। जो मैस्कर था वो टेक प्लेस हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, जहाँ पे क्राउड थी जलियांवाला बाग में पे डायरेक्टली फायर ओपन कर दिया गया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी के द्वारा, है ना। बाद में क्या हुआ, तो ये जो ऑनर था उनको दिया गया था नाइटहुड का, वो एक तरीके से उनको ना एक तरीके से सेम की तरह फील हुआ था, है ना। तो उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था, तो इट वॉज नॉट रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द लॉन्चिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट। मेन रीजन लॉन्चिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट क्या था? देखो, एक बहुत ही फेवरेबल ट्रीटी को इम्पोज करना था ऑन द खलीफा, जो कि लीडर्स थे मुस्लिम्स के, उनके लिए ही मेन रीज़न था खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने का, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग मस्करे के लिए खिलाफत मूवमेंट नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द पीपल आउट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी नहीं होगा। देखो, जो मेन रीज़न था खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने का, वो प्रेशर देना था ब्रिटिश को कि वो इम्पोज करे। जो ट्रीटी ऑफ खलीफा है उसमें थोड़ा लेनियंसी अपनाए वो, जो खलीफा लीडर थे मुस्लिम्स के, क्योंकि जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे वहाँ के खलीफा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स नोन एज। देखो, आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले एरिया से आते थे। अब देखो ये होता क्या था, अगर हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, जो खुदाई खिदमतगार है ना, जिनको हम लोग रेड कुर्ती भी कहते हैं, रेड कुर्ती या फिर खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट्स, ठीक है, तो ये पठान रीजनल नेशनलिस्ट थे, इनमें काफ़ी यूनिटी होती थी, और ये कॉलोनियलिज्म जो था उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे। इनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था, और साथ साथ में ये एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट कह सकते हो नेशनलिस्ट लोग थे। साथ में अगर हम लोग बात कर ले तो इनको लीड किया गया था, फाउंड किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा इनको फाउंड किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, ठीक है। खुदाई खिदमतगार लिटरली ट्रांसलेट करता है सर्वेंट ऑफ गॉड्स, ठीक है। रिप्रेजेंट करती है एक नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में, और ये जो ट्राइब्स होती है उसको पाश्तून्स कहते हैं, जिसको पठान्स भी कहा जाता है, पख्तून्स कहिए या अफगान्स कहिए, ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले रीजन में, ठीक है। तो बेसिकली अब देखा जाए द यूनियन ऑफ पाश्तून ट्राइब्स एरियाज नॉर्थ वेस्ट विद अफगानिस्तान, द अडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिस, हाँ ये तो नहीं होगा। कॉलोनियल, द अडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज आइडियोलॉजी फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, ये भी नहीं होगा। द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, यही होगा, ठीक है। द यूनियन ऑफ पाश्तून ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट इनटू द अफगानिस्तान, नहीं। कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो यूनियन बना था पाश्तून्स का, पठान्स का, वही था आपको खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कांग्रेस इज फैल्टरिंग to its fall and one of my greatest ambition while in India is to assist it to its peaceful demise, ठीक है। जैसे मतलब मान लो कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जैसे जैसे खत्म हो रहा है तो मेरा मेन एम्बिशन यही है कि उसको खत्म होते हुए देखना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो थे वाइसराय थे इंडिया के 1899 से लेकर 1905 में, ये तो आपको पता होगा, 1899 से 1905 तक ये रहे थे वाइसराय ऑफ इंडिया, और ये बहुत ही बड़े क्रिटिक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इनका मानना था कि यह जो है ना ब्रिटिश रूल इन इंडिया पे एक थ्रीट है, ठीक है। वो स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेस के अगेंस्ट कि कांग्रेस जो है वो अब फॉल की तरफ जा रहा है, और ग्रेटेस्ट एम्बिशन जो इंडिया का है वो है कि इसके पीसफुल डिमाइस का वेट करना, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये जो कर्जन्स ने ये स्टेटमेंट को दिया था वो अपने एक प्राइवेट लेटर में इसको लिखा था। उनका एक फ्रेंड था लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन, ठीक है। वैसे ये याद ना रहे तो भी चलेगा, लेकिन इनको ही लेटर लिखे थे वो, ठीक है, इनको ही लेटर लिखे थे, और ये लेटर में वो उन्होंने ये मेंशन किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन थे पहले मुस्लिम जो रिकॉर्डेड हैं कि पहले इंडियन मुस्लिम थे जिनको हैंग कर दिया गया था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए।
तो वो है आपको अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान जी को किया गया था। अशफाक उल्ला खान जो थे वो पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं जिनको हैंग कर दिया गया था इंडियन फ्रीडम से रिलेटेड। वो कौन से इंसिडेंट में रिलेटेड थे तो आपको पता ही हो, काकोरी। काकोरी इंसिडेंट नहीं गई, काकोरी अब इसको एक्शन कर दिया गया है, ये चेंज कर दिया गया है बाय यूपी गवर्नमेंट, जो कि 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल से मिलते हैं वो ईयर 1920 में, और इनकी दोस्ती होती है, काफ़ी गहरी दोस्ती होती है, और ये ख़त्म होती है उन दोनों की जो डेथ होती है 1927 में उसी वक्त। अशफाकुल्ला और बिस्मिल साथ में काम करते हैं एनसीएम में, फिर कैंपेन करते हैं स्वराज पार्टी के लिए, और फिर मिशंस कैरी आउट करते हैं एचआरए के लिए, ठीक है ना। एचआरए एचएसआरए में वो मिशन कैंपेन करते हैं, जिसको फाउंड किया गया था। एचआरए की बात कर ले, एचआरए को फाउंड किया गया था 1924 में। एचआरए को फाउंड किया गया था 1924 में, ठीक है ना। बहुत सारे पोएम भी लिखते हैं, बहुत सारे कपलेट्स भी ये बोलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल एंड ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सब सबको हैंग किया जाता है 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बायो वाले सेगमेंट में चलते हैं। नाउ मूव करते हैं। कह रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 बाय यूजिंग द गिवन कोड्स। तो देखो बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस के स्टडी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड फॉसल के स्टडी को क्या कहते हैं। देखो स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होते हैं वो उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ बर्ड जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ले तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स की बात आती है। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट की बात कर ले तो ये इकोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ फॉसल्स की बात कर ले तो पैलियोबायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए का 3, बी का 4, सी 2 एंड डी 1, दैट इज आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए कह रहा था ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज की बात करें और एजिंग की बात करें तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गेरेंटोलॉजी, ठीक है। गेरेंटोलॉजी जो होता है एक स्टडी है सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो एजिंग होता है उसकी बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यह एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो डील करता है किस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करोगे, किस तरीके से लोगों को ट्रीट करोगे, और जो बेसिक ओल्ड एज से ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें और सारे इसमें ऑन्कोलॉजी की बात कर लेते हैं तो कैंसर की बात हो जाएगी। ऑर्निथोलॉजी की बात कर ले, ऑर्निथोलॉजी तो ये आपको जूलॉजी की एक ब्रांच है जो कि ट्रीट करती है, जो स्टडी करती है स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो फ्लावर कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन इज एग्रोनॉमी, करेक्ट। वेजिटेबल कल्टीवेशन, देखो हॉर्टिकल्चर जो अगर हम लोग बात करते हैं, पहले हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर एक स्पेशल ब्रांच होता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, जिसमें पोमोलॉजी, ओलेरीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर इसके ब्रांच में आता है। तो देखो हॉर्टिकल्चर में क्या आ जाएगा, देखो एक तो आ जाएगा पोमोलॉजी, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड जो आएगा वो फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, एक हो जाएगा ओलेरीकल्चर, सब इसके ब्रांच के सब ब्रांचेज में आता है, ठीक है। जो नेम होता है फ्लोरिकल्चर एंड पोमोलॉजी, तो अगर हम लोग बात करेंगे जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होते हैं तो आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हॉर्टिकल्चर के टर्म में, ठीक है। इसकी सेगमेंटेड फॉर्म है वेजिटेबल कल्टीवेशन। फ्रूट की बात कर लेते हैं तो पोमोलॉजी होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, उसमें हम लोग ओलेरीकल्चर यूज कर सकते हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर, ठीक है। चलिए बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेंटली मैच्ड। अब देखिए वर्ड्स एंड मीनिंग दे रखा है। लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है। फिलियोलॉजी की बात कर लेते हैं तो यह होता है आपको बेसिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, ठीक है। एंटोमोलॉजी की बात कर लेते हैं, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी होता है, ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी होता है। आइकोनोग्राफी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप आइडल्स और आर्ट्स के बारे में बात करते हो। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन जो है वो करेक्टली मैच्ड है, तो वो है आपको सिर्फ और सिर्फ ए, ठीक है। चलिए लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस और एपोरॉन कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको समझना होगा। थ्योरी ऑफ म्यूटेशंस की बात कर ले तो ये आपको ह्यूगो डे वेरिस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर लेते हैं तो डार्विन का कंसेप्ट है।
वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस की बात कर लेते हैं, बिडल एंड टैटम के द्वारा दिया गया है। और फिर अगर हम लोग एपेरॉन कंसेप्ट की बात कर ले तो ये आपको जैकब एंड मोनोद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 4312। ठीक है, चलिए कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, तो बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के बारे में। द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स एक्सप्लेन बाय द फिनोमिना ऑफ, जो लॉस ऑफ लिम्ब हुआ, माना जाता है कि स्नेक जो है ना उसमें लिम्स भी थे, वो धीरे धीरे ना लूज कर गया। ठीक है, तो ये आखिर कौन सा फिनोमिना का एक्सप्लेन करता है, तो इसका जो फिनोमिना है वो है आपको यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इसको एक्सप्लेन करता है। लेमार्क्सिज्म की बात कर ले, लेमार्क्सिज्म जो इनहेरिटेंस थ्योरी की बात करते हैं, इसमें क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को पास करेगा अपने लाइफ टाइम में अपने ऑफस्प्रिंग्स को, साथ साथ में ही जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो इनहेरिट करेंगे उस एक्वायर्ड कैरेक्टर को। ठीक है, ये जो लेमार्क्सिज्म दिया गया है, लेमार्किज्म पढ़िए, ये जो कैरेक्टर है ये बेसिकली लेमार्क के नाम पे ही इनकॉर्पोरेट किया गया है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दिया था। ठीक है, चलिए तो इसमें ना दो टर्म आता है, एक तो आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब इंडिविजुअल लूज करेंगे अपने कैरेक्टरिस्टिक को जब उनको उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो, या फिर यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक को जब उसको उनकी ज़रूरत होगी तो। फिर सेकंड था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, जिसका मतलब हुआ इंडिविजुअल जो है वो इनहेरिट करेंगे एक्वायर्ड ट्रेट्स को अपने एंसेस्टर से। ठीक है, चलिए तो वो इसमें फॉल करेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट, बैक्टीरिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर बैक्टीरिया की बात कर ले, वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स, तो कह रहा है दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्या वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, साथ साथ में ही, या फिर वो प्लांट्स और एनिमल्स के बॉर्डर लाइन पे होते हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। अब देखो समझते हैं कैसे। बैक्टीरिया जो होता है वो सिंगल सेल माइक्रोब्स है, वो जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक मतलब बिना न्यूक्लियस के ही काम कर लेंगे ये। ठीक है, जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, और देयर इज नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो मतलब कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता सेल्स में, और कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो कहीं भी मिल जाएगा आपको। देयर आर कुछ ऐसे हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से इलनेस एंड डिजीज होता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए इसेंशियल होता है सर्वाइव के लिए। जो बैक्टीरियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं वो कुछ नीडेड विटामिन को सप्लाई करते हैं, जैसे बायोटीन हो गया, विटामिन के हो गया, जो हमारे प्राइमरी सोर्स होती है न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, चलिए कह रहा है वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज विच इज एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर, वैसे एनिमल्स जो वार्म ब्लडेड होते हैं, आखिर वो किस तरीके से वार्म ब्लडेड है ये समझना है। तो बेसिकली समझना, जब वार्म ब्लडेड की बात हो ना तो उनका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट होता है हर वक्त पे। वार्म कहने का मतलब उनका बॉडी का टेम्परेचर वार्म होगा ये जरूरी नहीं है। वार्म ब्लडेड जो क्रिएचर्स होते हैं जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गया, वो अपने बॉडीज़ को ना कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख पाते हैं। वो ना अपने बॉडी की हीट को दे डू दिस किस तरीके से अचीव करते हैं, जनरेट करते हैं अपने ओन हीट को व्हेन दे आर इन अ कूलर इन्वायरमेंट। जैसे कूलर इन्वायरमेंट में तो बॉडी गर्म हो जाएगी, और क्या होता है, एंड बाय कूलिंग देमसेल्फ इन अ हॉटर इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट हॉट हुआ तो कूल हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है मेंटेन करने का कंसिस्टेंसी एज पर द इन्वायरमेंट, तो इसी जो प्रोसेस उसको कहते हैं होमोस्टेसिस। ठीक है ना, तो कांस्टेंट होता है एट ऑल टेम्परेचर। चलिए कह रहा है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल के जनरल डिफरेंस के बारे में बात करें तो हमें बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहा है प्लांट सेल हैव सेल्यूलोज, चलिए सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल्स भी होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ये तो पता होना चाहिए। सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि बना होता है सेल्यूलोज से। यह प्रोवाइड करता है, देखो सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, सेल स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिल्टर मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सेकंड कह रहा है प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर अनलाइक एनिमल सेल विच टू, प्लांट सेल में जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक है ना, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करता है इंटीरियर सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट से, अंदर के सेल को आउटसाइड के इन्वायरमेंट से, जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को इन्वायरमेंट से। एनिमल सेल साथ साथ प्लांट सेल दोनों के पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड रॉन्ग हो जा रहा है।
आंसर करेक्ट पूछा है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, तो देख लो आंसर 1 and 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, मैच्योर प्लांट सेल हैव वन लार्ज वैक्यूल विल्स्ट एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वैक्यूल्स, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो कैसे, अगर हम बात करें वैक्यूल क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि इंक्लोज्ड कंपार्टमेंट में बहुत सारे वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंटेन रखता है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स होता है जो परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस को। सो हमारा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 3 हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, अच्छे से टेस्ट कर लिया क्वेश्चन, है ना। चलिए, अब कह रहा है वन टर्म दैट जनरेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम्स इन आवर सिस्टम, तो ऐसा क्या सिस्टम होता है? देखो वो होता है क्रेब्स साइकिल। देखो क्रेब्स साइकिल एक साइकिल है एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का। ये सबसे पहले समझिए, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का एक रिएक्शन है जिसमें लिविंग सेल जो होता है वो फाइनल सीरीज ऑफ रिएक्शंस करता है फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होता है, साथ साथ में ही O2 जो होता है वो रिड्यूस होता है और ATP फॉर्म होता है। ATP मतलब एनर्जी फॉर्म होता है। ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना। क्रेब्स साइकिल की जो होती है वो जनरेट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP एटम हमारे सिस्टम में। जैसे मान लो C6H12O6, ठीक है, जब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम लोग इन्वॉल्व किए तो निकला, रिलीज हुआ CO2 प्लस H2O। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी मिलेगी आपको, ग्लूकोज के ब्रेकअप की बात हो रही है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में साइट्रिक एसिड साइकिल जो ऑकर होता है, बेसिक अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियन के आसपास में जो साइकिल है वो डिस्कवर किया गया था हैंस क्रेब के द्वारा 1937 में। ठीक है, चलिए कह रहा बच्चा, तो फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसमें से कौन सा है जो है करेक्ट है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। यह वर्ड जो है वो कॉमनली रेफर करता है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो कि फाउंड किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में। डाइवर्स लाइफ फॉर्म जो होता है वो इन्वायरमेंट को शेयर करता है और साथ साथ में ही इफेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ डिफरेंट रीजन, तो नहीं, डिफरेंट रीजन की बात नहीं होती है। अगर हम लोग डाइवर्स लाइफ फॉर्म की बात करें तो वो इन्वायरमेंट शेयर करते हैं और इफेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। इससे क्या होगा, एक स्टेबल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट स्पेसीज आपस में एग्जिस्ट करती हैं। ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में भी और इसको चेंज करने में भी, डिसबैलेंस करने में भी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट है और आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू क्लासिफिकेशन और एंड इवोल्यूशन। ठीक है ना, कौन सा इसमें ट्रू है? कह रहा है ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया है एनिमल अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड और ऑन वाटर और एयर। ठीक है, तो जो अगर हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन या लिविंग बीइंग के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बहुत टाइम से इसको बनाया गया। ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल थे, उन्होंने क्लासिफाई किया एनिमल को अकॉर्डिंग टू वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, इन वाटर और एयर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका था देखने का, लेकिन उन्होंने ये किया था। सेकंड कह रहे हैं चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 ऑन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चार्ल्स डार्विन जो थे वो पहले डिस्क्राइब किए आइडिया ऑफ इवोल्यूशन 1859 में। देखो ये जो था ना एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, देखो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कभी कभी ना कंफ्यूज कर दोगे, कंफ्यूज हो जाने वाली बात थी। मान लो एक जो एनिमल है वो लैंड में भी रह रहा है, वाटर में रह रहा है और एयर में भी रह रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है ना। ठीक है, फ्लाइंग फिश देखते होगे, तो उससे क्या होता है, ये तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन ये उन्होंने क्लासिफिकेशन इसी तरीके से किया था। चलिए, कह रहे बच्चा, तो फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की बात कर लेते हैं। टेरिडोफाइटा के लिए कौन सा करेक्ट है ये हमें पहचानना है। कह रहा है द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लिव्स, मतलब अगर आप प्लांट की बॉडी को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो रूट्स में, स्टेम्स में और लिव्स में, तो वो टेरिडोफाइटा है। दे हैव ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, फिर कह रहा है मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ द टेरिडोफाइटा। देखो अगर हम लोग बात करेंगे इस ग्रुप में, टेरिडोफाइटा ग्रुप में, तो प्लांट बॉडी जो होता है ना वो डिफरेंशिएटेड होता है उसके रूट से, स्टीम से, लिव से, और उनमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कंडक्ट करती हैं वाटर को और अदर सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। कुछ एग्जांपल जैसे मर्सिलिया हो गया,
फर्न्स हो गया, हॉस्टेल हो गया, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो गया मेरा, ये भी करेक्ट हो गया। साथ में अगर हम लोग बात करें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के, वो ऑफ ऑल दिस 3 ग्रुप्स बेसिकली वो क्या होते हैं, एक तो क्रिप्टोगैम्स होते हैं और साथ साथ में ही हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कैरी आउट करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा बिल्कुल, वैसे भी कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस तो होता ही है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3। चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के लिए कौन सा करेक्ट है, तो पॉरीफेरा के लिए समझ लेते हैं। चलिए, दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। अगर हम लोग पॉरीफेरा की बात करें, वैसे ऑर्गेनिज्म, पॉरीफोर्स, फोर्स मतलब क्या हुआ, होल्स, तो वैसे ऑर्गन्स जिसमें होल्स होते हैं, होल्स, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म में होल्स होते हैं। या जो एनिमल्स होते हैं वो नॉन मोटाइल्स एनिमल हैं। यहाँ पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, दीज आर नॉन मोटाइल्स एनिमल, वो मतलब नॉन मोटाइल्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें इनकी, तो बेसिक जो इनका होता है ना, वो अटैच्ड होते हैं कुछ सॉलिड सपोर्ट पे, कुछ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं उनके पूरे बॉडी पे। इससे क्या होता है, कैनाल सिस्टम उनके बॉडी में बनता है और ये हेल्प करता है उनको वाटर रेगुलेशन में थ्रू आउट द बॉडी, जो उनको फूड और ऑक्सीजन भी लेके आता है, वो पोर्स जो होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं हार्ड आउटसाइड लेयर और स्केलेटन में। जो बॉडी होती है वो डिज़ाइन होती है जो बहुत ही छोटा मिनिमल डिफ्रेंसिएशन होगा, उनके टिश्यूज़ के बीच में डिफ्रेंसिएशन बहुत कम होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इनको हम लोग स्पॉन्जेस भी कहते हैं और मेनली ये आपको मैराइन हैबिटेट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, देयर आर होल्स एंड पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज एनिमल्स आर कवर्ड विद द सॉफ्ट आउटसाइड लेयर, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हार्ड लेयर होता है, ठीक है, हार्ड लेयर। चलिए, तो आंसर हमारा 1 और 2 हो गया। 45 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर कोइलिन ट्रेट, ठीक है ना, इनके लिए क्या सही है। देखो, अगर हम लोग बात करें कोइलिन ट्रेट की, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर में रहते हैं, देखो वाटर में रहते हैं, वह आपको उनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत डिफ्रेंशिएट दिखेगा आपको एक दूसरे से। कैविटी होती है उनकी बॉडी में, जो बॉडी होती है वो 2 लेयर ऑफ सेल्स से बने होते हैं। एक तो मेकअप सेल्स होता है आउटसाइड द बॉडी, और दूसरा होता है ना इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। कुछ स्पेसीज जैसे कि हो गए जो कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे कोरल्स हो गया, जबकि कुछ होते हैं जो अकेले में रहना पसंद करते हैं, जैसे स्पैन हो गया, हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनमस, और ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। तो ये रहते हैं वाटर में, ठीक है। चलिए, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, पहले देख लो करेक्ट पूछ रहा भी रहा है कि नहीं। हाँ, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। देयर इज नो कैविटी इन द बॉडी, ये स्टेटमेंट तो आप कह सकते हो कि रॉन्ग है क्योंकि कैविटी होती है उनकी बॉडी में। जेलीफिश एंड सी एनिमस आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कोएलेंटेरेट, तो बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें बताना है, ठीक है। दे हैव अ नोटोकॉर्ड, प्रोटोकॉर्डेटा आर मैराइन एनिमल, एग्जाम्पल आर बेलेंगोलस एंड हर्मेनिया। देखो, ये चैप्टर जो है ना, वो थोड़ा सा आपको, देखो साइंस में तो ठीक है, बट बायो में थोड़ा सा सबसे अजीब सा वियर्ड टॉपिक है। इसमें ना आपको नेम्स याद करने पड़ेंगे, फाइलम याद करने पड़ेंगे, फैमिलीज याद करने पड़ेंगे, तो थोड़ा आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। हालांकि देखो, कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 1 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन कहीं कहीं रेयरली, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, है ना। तो इसको कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप पीछे आगे हो रहे हो तो फिर उसको कर लेना ही है, और एक बार कर लोगे तो ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें, ये जो एनिमल होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिक मतलब मान लो कि इस तरीके से हैं तो इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिक होंगे। साथ साथ में ही ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं और इनके बॉडी में कोइलम होते हैं। साथ साथ में ही वो नए फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन भी शो करते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड हो गया। एक स्टेज होता है उनके लाइफ में जहाँ पे ये शो करेंगे नोटोकॉर्ड को। नोटोकॉर्ड जो होता है एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर है, कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग होता है, जो रन करता है उनके बैक से और नर्वस टिश्यू से निकलते हुए उनके गट तक जाता है, ठीक है। यह प्रोवाइड करता है एक प्लेस ऑफ मसल्स जो अटैच होता है उनकी मूवमेंट के लिए। प्रोटोकॉर्डेटा मे नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन ऑल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स, मतलब हर एक स्टेज में वो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन जो इंटायर लेंथ ऑफ एनिमल होता है वो आपको इसके डिफरेंट स्टेजेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। प्रोटोकॉर्डेटास की बात कर ले, मैराइन एनिमल्स होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं बेलालोंगस, हर्मिटा और एम्फिकोस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है मैराइन एनिमल होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ बेलांगोलस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तीनों का तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस की, तो इसमें दो टर्म होता है, ध्यान रखना होगा आपको। एक तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है राइबोसोम। इसको ध्यान रखना होगा अगर हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो, ठीक है। एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ईआर के ऊपर में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को आरईआर कहते हैं। इज नेम्ड सच बिकॉज इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज लिटर्ड विथ राइबोसोम। मतलब क्या हो गया, देख लो, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, उसके ऊपर अगर डॉट 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 अटैच्ड है ना, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम। आंसर हमारा बी हो गया, ठीक है। चलिए, और इसी को यूज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए। अब देखो, न्यूक्लियस के अलावा कौन सा ऑर्गेनल है सेल का जिसमें डीएनए होते हैं, तो उसमें वो किसमें है, तो माइटोकॉन्ड्रियन में है। न्यूक्लियस के साथ साथ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल में पाया जाता है, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है जो कैरी करता है सिम्टम साइन, जो आपके पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको भी कैरी आउट करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का डे 6 का, ठीक है। हो गया है मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा है आपको 5:53, तो मुझे मतलब सुबह थोड़ा नहीं मिल पाया वक्त, इसके कारण मुझे थोड़ा लेट बनाना पड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी मिले। संडे को आपको सारी की सारी नोट्स अपडेट हो जाएगी, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू। अगर आपको कुछ कोर्स में पूछना है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस को शिफ्ट करवाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ISP Simplified, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू।